नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां हम आपको दिखाते हैं दुनिया के मैदान में चल रही जंग के से जुड़ी हलचल के बारे में। तो आज विस्फोट में क्या कुछ खास होने वाला है, सबसे पहले आपको वो बता देते हैं कि किन किन खबरों पर रहेगी हमारी नजर। सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनातनी को लेकर के। मस्कट में वार्ता के लिए मंच बाकायदा सजाया गया, लेकिन नतीजा बिल्कुल भी ठोस नजर नहीं आता है, क्योंकि वार्ता के तुरंत बाद अमेरिका ने ईरान पर एक्शन ले लिया है। जंग की जो तैयारियां हैं उन्हें तक तेज कर दिया है। वहीं ईरान ने भी पलटवार के लिए तैयारियां और ज्यादा पुख्ता कर ली है। अब सवाल यह है कि क्या बातचीत केवल औपचारिकता रही है? क्या अमेरिका ने जानबूझकर के ऐसी शर्तें रखी जिससे ईरान ने नकार दिया है? उसके बाद उनके जो रक्षा मंत्री, उनका तक बयान आया, विदेश मंत्री तक का बयान आया। ऐसा क्या कर दिया आखिरकार अमेरिका ने उस बातचीत के टेबल पर, आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। इसके साथ ही हम बताएंगे आपको अमेरिका ईरान में तख्ता पलट की जो तैयारियां कर रहा है उसके बारे में। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान में खामने के बाद ऐसा कौन है जो आएगा और जो अमेरिका की बात सुने, यानी अमेरिका की कठपुतली सरकार के तौर पर ईरान के तख्त पर बैठ जाए। आज हम आपको ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में बताएंगे, कौन कौन से वो लीडर है जो कि अगला नेता बनने की रेस में सबसे आगे नजर आते हैं ईरान का। नए चेहरे कौन से होंगे उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर के तौर पर बात यूक्रेन और रशिया की भी करेंगे, जहां जंग के बारे में क्या कुछ हो रहा है ये जानकारी आपको देंगे, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 4 साल से जंग चल रही है। 22 फरवरी को 4 साल पूरे हो जाएंगे। बातचीत का दौर अभी भी चल रहा है। अबू धाबी में पहली बार यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधि आमने सामने बैठे। कई मुद्दों पर उनके बीच में बातचीत हुई, लेकिन डोनबास जैसे अहम मुद्दों पर जो बातचीत है उसके बारे में आशंका जताई जा रही है कि रूस का गुस्सा यूरोप पर भी फूट सकता है। और चलिए पढ़ते हैं विस्फोट की शुरुआत। तो सबसे पहले आपको खबर बताते हैं कि आखिरकार ईरान और अमेरिका के बीच में हुआ क्या है। तेहरान के मिलिट्री फैसिलिटी में हालांकि आग लगी, इस बीच ये जानकारी मिल रही है। आर्मी के ज्वाइंट स्टाफ की बिल्डिंग में यह अग्निकांड हुआ है। आग लगने की वजह की जांच की जा रही है। आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले ईरान में तेहरान में जगह जगह पर धमाके हुए थे, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। लेकिन इन सब के बीच जानकारी ये मिल रही है कि तेहरान की मिलिट्री फैसिलिटी में जो आग लगी है वो आर्मी के ज्वाइंट स्टाफ की बिल्डिंग में लगा है। यह अग्निकांड वहां पर हुआ है। हालांकि आग लगने की जो वजह है वो क्या रही, इसके बारे में जांच अभी भी चल रही है। तो ये बड़ी जानकारी है, तस्वीरें भी निकल करके सामने आ रही है। आर्मी स्टाफ की जो ये बिल्डिंग है ये पूरी तरीके से जलते हुए धू-धू करके समझ में आ रही है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि अब जो है वो शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका ने शुरुआत कर दी है। हालांकि अभी अमेरिका ये कह रहा है कि वो बातचीत की टेबल पर रहने चाहता है, लेकिन ये जो तस्वीरें आ रही है ये तस्वीरें ये बता रही है कि यहाँ कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये अग्निकांड हुआ है। पिछले दिनों भी तेहरान में इसी तरीके से ये अग्निकांड हुआ था, विस्फोट हुए थे, धमाके हुए थे, लेकिन उसके बारे में भी कोई ये नहीं बता पाया कि ये सब कुछ हुआ कैसे। अब ऐसे में एक और तस्वीर आई है। अब तस्वीर के बाद क्या ये समझा जाए कि ये सब कुछ अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन क्या अमेरिका छोटे छोटे हमले करेगा? क्योंकि अमेरिका ईरान पर बड़े हमलों की तैयारी करके बैठा हुआ है। हालांकि आर्मी स्टाफ, अगर आर्मी के ज्वाइंट स्टाफ की बिल्डिंग पर यह अग्निकांड हुआ है तो तैयारी इसमें भी बड़ी है कि कुछ ना कुछ ऐसा करने का प्रयास किया गया है जिसकी वजह से ईरान को, तेहरान को एक बड़ा नुकसान पहुंचा दिया जाए। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए कि किस तरीके से ईरान में धमाकों की शुरुआत हो चुकी है। ये धमाके पहले भी हुए थे। मस्कट में, ओमान में बातचीत जरूर हुई है, लेकिन बातचीत के टेबल से कुछ खास निकला नहीं है। जेडी वेंस ने जाने से पहले ही ये कह दिया था मीटिंग को लेकर के कि जिस व्यक्ति से बात करनी है अयातुल्लाह अली खामनेई से उससे बात हो ही नहीं सकती है। अब बातचीत की टेबल शुरू हुई, सजी टेबल, पूरी तरीके से मेहमान आकर के बैठे भी, लेकिन उससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं। अमेरिका की तरफ से उल्टा और ये कह दिया गया कि बहुत सारे कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। अब एक और जानकारी है कि ईरान के हमलों से निपटने के लिए ब्रिटेन की तैयारी भी देखने को मिल रही है। ब्रिटेन ने साइप्रस में F-35 फाइटर जेट्स तैनात कर दिए हैं। 6 फाइटर जेट्स उनकी तरफ से तैनात किए गए हैं। तो ब्रिटेन ने साइप्रस में ये तैनाती की है। हालांकि अमेरिका की पूरी तरीके से मदद करते हुए ब्रिटेन नजर आ रहा है। अब ईरान के हमलों से निपटने के लिए ब्रिटेन की ये तैयारी कि उसने साइप्रस में F-35 विमानों की तैयारी कर दी है कि अगर जरूरत पड़ी तो F-35 विमानों का इस्तेमाल भी किया जाएगा। ब्रिटेन हो अमेरिका के साथ, अगर इस पूरे युद्ध की तैयारियों के बीच में कोई देश नजर आता है तो इजराइल भी नजर आता है, ब्रिटेन भी नजर आता है, जॉर्डन भी नजर आता है। तो ये तमाम ऐसे देश हैं जो कि अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं और इस पूरे युद्ध के दौरान अमेरिका के साथ मिलकर के ईरान पर बड़े हमले कर सकते हैं। हालांकि ये जो पूरा हमले की तैयारी की जा रही है वो इसलिए की जा रही है क्योंकि परमाणु हथियार ईरान की तरफ से बनाए जा रहे हैं, जिससे अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि मिडिल ईस्ट के समीकरण खराब हो जाएंगे। लेकिन सच ये है कि मिडिल ईस्ट में बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जो कि अब परमाणु कार्यक्रम पर आगे बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। फिर चाहे वो यूएई हो, सऊदी अरब यूएई छिप छिप करके ये प्रोग्राम बना रहे हैं। यानी कि अगर अमेरिका की नजर इन पर पड़ गई तो इनका भी वही हश्र होगा जो अब ईरान का होने वाला है। ये दो तस्वीरें हैं, दो
ये स्टोरी है कि आखिरकार हुआ क्या। ईरान के हमलों से निपटने के लिए ब्रिटेन की तैयारी नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ तेहरान में जगह जगह पर धमाके हो रहे हैं। अब इसमें एक जो धमाका है वो सीधे आर्मी से जुड़ी हुई बिल्डिंग पर कर दिया गया है। ये दो तस्वीरें देखिए, F-35 की आप तस्वीर देख रहे हैं। F-35 एक ऐसा लड़ाकू विमान है, एक ऐसा फाइटर जेट है जो सेकेंड्स में किसी भी जगह को एम कर सकता है और उसे पूरी तरीके से तबाह कर सकता है। एक और तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर तेहरान से आई है। जिस बिल्डिंग पर बताया जा रहा है कि हमला हुआ है, जिस बिल्डिंग में ये अग्निकांड हुआ है, वो बिल्डिंग वहां के आर्मी कमांडर से जुड़ी हुई है। अब आर्मी स्टाफ से जुड़ी हुई जगह पर अगर ये धमाका किया गया, अगर ये विस्फोट किया गया है, तो ये किसने किया होगा, सवाल सब यही पूछेंगे। लेकिन बार बार उंगली एक ही देश की तरफ उठने वाली है। अब अमेरिका और ईरान के बीच मस्कट में वार्ता हुई, लेकिन आशंका यह है कि वार्ता भी जंग की चिंगारी को ठंडा नहीं कर पाई है। अमेरिका ने तुरंत, जैसे ही बातचीत हुई है, बातचीत खत्म होते ही अमेरिका ने तुरंत ही ईरान पर प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया और हमले की धमकी तक दे दी है। ईरान को सबसे पहले धोखा जॉर्डन देगा। अपने बेस पर फाइटर जेट तैनात, चुपके से तैनात करवाए 12 फाइटर जेट। किसके इशारे पर फाइटर जेट तैनात? मिडिल ईस्ट की जटिल और तनावपूर्ण राजनीतिक परिदृश्य में एक बार फिर से आग भड़क उठी है, जहां ओमान की राजधानी मस्कट में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर शांति वार्ता हुई। वहीं जॉर्डन से प्राप्त सैटेलाइट तस्वीरों ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी है। इन तस्वीरों में जॉर्डन के एयरबेस पर अमेरिका के 12 F-15E लड़ाकू विमानों की तैनाती साफ रूप से देखी गई है। ये कदम इस वक्त उठाया गया है जबकि जॉर्डन ने आधिकारिक तौर पर अपने क्षेत्र को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल के लिए बंद करने की घोषणा की थी। इस विरोधाभासी और तनावपूर्ण परिस्थिति ने मिडिल ईस्ट की सुरक्षा स्थिति को भी और नाजुक बना दिया है। एक तरफ वार्ता, दूसरी तरफ जॉर्डन से आई नई तस्वीर ने इस प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जॉर्डन के एयरबेस पर अमेरिकी फाइटर जेट्स की तैनाती का मतलब साफ है। अमेरिका क्षेत्र में अपने सैन्य दबदबे को मजबूत करने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। ये कदम न केवल ईरान के लिए चेतावनी है, बल्कि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के बीच एक साफ संदेश भी है। अमेरिका अभी भी मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य उपस्थिति को कम करने के मूड में नहीं है। जॉर्डन ने हाल ही में साफ शब्दों में कहा था कि वो अपने एयरबेस को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देगा। ये फैसला मिडिल ईस्ट में शांति और स्थिरता को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया था, लेकिन अब सामने आई तस्वीरें इस घोषणा को पूरी तरीके से झूठा साबित करती हैं। यहाँ सवाल उठता है कि क्या जॉर्डन की संप्रभुता को दरकिनार करते हुए अमेरिका अपने सैन्य मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जॉर्डन के एयरबेस का गुपचुप इस्तेमाल कर रहा है, या फिर ये तैनाती जॉर्डन सरकार की मंजूरी के साथ हुई है, जिससे क्षेत्र में द्वेष और असंतोष की स्थिति और बढ़ी। मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण यहाँ के देशों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पहले से ही बुरी तरीके से प्रभावित है।
ऐसे में इस तरह की सैन्य गतिविधियां न केवल राजनीतिक संकट को गहरा करती है, बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और शांति को भी भारी खतरा पैदा करती है। विश्लेषकों का कहना है कि इस कदम से ईरान और अमेरिका के बीच जारी शांति वार्ता पर असर पड़ेगा और ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध और सैन्य दबावों में इजाफा होगा। इससे मिडिल ईस्ट में टकराव की आशंका और बढ़ेगी, जो कि वैश्विक स्तर पर और भी गंभीर परिणाम ला सकती है। ईरान बिना किसी दबाव के बातचीत करना चाहता है। वहीं अमेरिका ने जॉर्डन में 12 फाइटर जेट तैनात कर ईरान पर दबाव बढ़ा दिया है। अमेरिका ने साफ संकेत दिया है कि अगर ईरान उसकी शर्तों को नहीं मानता तो उस पर अटैक किया जाएगा। यह अटैक सबसे पहले जॉर्डन से ही होगा। जून 2025 में भी जॉर्डन ने इजराइल को बचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। नई सैटेलाइट तस्वीरें ने यह साफ कर दिया है कि जॉर्डन आधिकारिक तौर पर कुछ भी कहे, लेकिन तनाव में वो अमेरिका के साथ है। ईरान पर चाहे दबाव बनाने का मामला हो, चाहे अटैक का। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका की नीति मिडिल ईस्ट में दोहरे मापदंडों पर आधारित है। एक तरफ शांति वार्ता की आड़ में बातचीत का नाटक और दूसरी तरफ क्षेत्र में सैन्य बल का प्रदर्शन। क्या यह युद्ध के लिए तैयारियों का हिस्सा है या फिर तनाव को बढ़ावा देने की साजिश। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका अपने वैश्विक हितों की रक्षा के लिए मिडिल ईस्ट को बार बार एक विस्फोटक क्षेत्र में बदल रहा है। इसकी कीमत क्षेत्र के आम नागरिकों को भी भुगतनी पड़ रही है। द सन ने सैटेलाइट तस्वीर जारी कर बताया कि जॉर्डन में मुफ्फाक साल्टी वायुसेना अड्डे पर कम से कम 1 दर्जन F-15 हमलावर विमान तैनात हैं। इसे हाल के दिनों में ही यहां पर तैनात किया गया है। F-15E हवा से हवा में लड़ाई करने वाला लड़ाकू विमान है। ये फाइटर जेट रात और दिन कभी भी लड़ाई करने में सक्षम है। इस फाइटर जेट के जरिए लंबी दूरी का ऑपरेशन भी किया जा सकता है। जॉर्डन से तेहरान जाने के लिए इराक का रास्ता लेना होता है, जो काफी दूर है। यही वजह है कि अमेरिका ने यहां पर F-15E को तैनात किया है। मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीदें जमीन से टकरा रही हैं। ओमान में परमाणु वार्ता और जॉर्डन एयरबेस पर अमेरिकी फाइटर जेट्स की तैनाती के बीच चल रहा यह विरोधाभास साफ करता है कि क्षेत्र में स्थिरता अभी दूर की कौड़ी है। क्या यह कदम विश्व समुदाय के लिए चेतावनी है कि मिडिल ईस्ट में नए संघर्ष और अराजकता का दौर शुरू होने वाला है, या क्या जॉर्डन और अमेरिका के बीच किसी बड़े रणनीतिक समझौते का पर्दाफाश हुआ है? ये जानने के लिए विश्व की नजरें अब मिडिल ईस्ट की ओर टिकी है, जहां एक तरफ कूटनीति की कोशिशें जारी हैं, दूसरी तरफ हथियारों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
तो अभी तक आपने देखा कि किस तरीके से जो तैयारियां हैं वो इस युद्ध को लेकर के पूरी हो चुकी है। अब इस पूरे युद्ध के दौरान अगर बात की जाए कि कहां-कहां से हमला किया जा सकता है, तो सीधी सी बात है कि अमेरिका के साथ साथ इजराइल भी खड़ा रहेगा। ऐसे में एक जानकारी इजराइल से जुड़ी हुई आपको बताते हैं, जहां इजराइल की हमास के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। गाजा में हमास के हथियार गोदाम पर बड़ा हमला किया गया है, ये जानकारी मिल रही है। और सीज फायर के बावजूद इजराइल लगातार हमले कर रहा है और ऐसे में एक बार फिर से हमला किया गया है। जूडिया और सामरिया में 60 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। आईडीएफ ने इस दौरान भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। ये जानकारी भी मिल रही है इस पूरे हमास और इजराइल के संघर्ष को लेकर के कि इजराइल की हमास और पीआईजे के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अब ये बड़ी कार्रवाई ये है कि 60 आतंकी गिरफ्तार किए गए सामरिया में और जूडिया में, तो ये गिरफ्तारियां भी हुई है। इसके बाद भी आईडीएफ ने कई सारे भारी मात्रा में हथियार तक बरामद किए हैं। लेकिन जानकारी एक तरफ ये भी मिल रही है कि सीज फायर की बात हो रही है, लेकिन इसका बार बार उल्लंघन भी किया जा रहा है। आईडीएफ की तरफ से हमास के कई ठिकानों को नुकसान पहुंचाया जाता है। ठीक है, वहां पर आतंकी हैं, लेकिन सीधे सीधे तौर पर लोगों को भी नुकसान होता है। लेकिन अभी जो गिरफ्तारी की गई है, 60 आतंकियों को बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किया गया है। भारी मात्रा में आईडीएफ ने यहाँ से हथियार, गोला बारूद तक बरामद किए हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि अभी भी आईडीएफ पूरी तरीके से गाजा में सक्रिय नजर आती है, जो कि कार्रवाई इस बात को लेकर के कर रही है कि अगर अभी भी वहां पर घुसपैठिए हैं, अभी भी वहां पर आतंकवादी हैं हमास के, तो उन पर कार्रवाई करते रहेंगे, उनकी गिरफ्तारियां करते रहेंगे। और आईडीएफ ने बहुत पहले यह स्पष्ट कर दिया था कि गाजा की जमीन से जब तक हमास के एक एक आतंकी को हम बाहर नहीं निकाल देते हैं, तब तक यहां पर संघर्ष चलने वाला है। 60 गिरफ्तारियां, आप समझ जाइए कि कितने बड़े स्तर पर यह कार्रवाई की गई है। तो आईडीएफ अभी भी वहां पर जम करके बैठा हुआ है, ये कहते हुए कि हमास से हम इस जगह को खाली करवा देंगे, अदरवाइज हमास के जितने भी आतंकवादी हैं हम उनका खात्मा कर देंगे। और आईडीएफ की तरफ से पहले भी इसी तरीके से बमबारी की गई थी, जिसमें नोवा फेस्टिवल, म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला करने वाला एक आतंकवादी भी शामिल था, उसे तक मार गिराया गया था। अब इस चीज से जुड़ी हुई एक और खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। खबर क्या है? खबर यह है कि इजराइल की हमास के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। वही कि हो गया सीज फायर, लेकिन कार्रवाई अभी भी चल रही है। गाजा में हमास के हथियार गोदाम पर एक बड़ा हमला कर दिया गया है, ये जानकारी है। सीज फायर के बावजूद इजराइल की तरफ से ये बड़े हमले किए जा रहे हैं, जिसमें एक बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये सैटेलाइट तस्वीरें भी बार बार ऐसी निकल करके सामने आती हैं, जो ये बताती है कि किस तरीके से ये बड़ा हमला किया जा रहा है और इस हमले के दौरान किस तरीके से आईडीएफ हमास के आतंकियों को अभी भी मारते हुए नजर आ रही है। दो खबरें हैं अब ये। तो जानकारी ये है कि 60 आतंकियों की एक तरफ आईडीएफ ने गिरफ्तारी कर ली है, दूसरी तरफ इजराइल की हमास के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है कि सीज फायर के बाद उसने हथियार गोदाम पर बड़ा हमला किया है। सीज फायर जैसा कुछ हुआ नहीं है। सीज फायर की बात आती है, शांति वार्ता की बात आती है, पॉइंटर्स की बात आती है, लेकिन फिर भी सीज फायर जैसा कुछ भी नजर नहीं आता है। इजराइल को अभी भी डर सता रहा है कि हमास उस पर कार्रवाई करेगा, हमास उसके खिलाफ युद्ध के तौर पर हथियार उठाएगा और ये नहीं चाहता इजराइल कि उसे और ज्यादा नुकसान उठाना पड़े, इसलिए वो पलटवार पहले से कर देता है। उसकी तरफ से पहले से हमले कर दिए जाते हैं और उसका नतीजा इस तरीके की तस्वीरों में होता है कि सब कुछ तबाह हो गया है, आतंकी मार गिराए गए हैं। एक तरफ अमेरिका ने जहां पुख्ता तैयारियां कर ली है, तो वही ईरान भी पलटवार के लिए तैयार है। ईरानी मिसाइलें, ड्रोन, इजराइल के साथ ही अमेरिकी बेस और अब पूरे अरब जगत में तबाही मचाने के लिए तैयार नजर आते हैं। अमेरिका ईरान पर हमले के लिए तैयार है। ईरान भी पलटवार के लिए तैयार है।
ईरान ने बदले युद्ध की नीति। मस्कट में हुई बातचीत के सकारात्मक होने का दावा चाहे जितना किया जाए, लेकिन अमेरिका की शर्तों और ईरान के रुख से आशंका पुख्ता होती जा रही है कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगी। अमेरिका के हमले का अंदाजा ईरान को भी, और यही वजह है कि ईरान ने भी पलटवार की पुख्ता तैयारियां कर ली। ईरान के ड्रोन लगातार समंदर में चक्कर लगा रहे हैं। अमेरिका की सैन्य तैयारियों की रिपोर्ट बेस तक पहुंचा रहे हैं। कुछ दिन पहले ईरान के एक ड्रोन को अमेरिकी F-35C फाइटर जेट ने मार गिराया था, जो USS अब्राहम लिंकन के बेहद करीब आ गया था। और अब ईरान ने दावा किया कि उसका एक शाहिद 129 ड्रोन लापता हो गया। जो खुले समंदर में सर्विलांस मिशन पर आशंका कि इसे भी अमेरिकी फाइटर जेट ने मार गिराया। ईरान ने पलटवार के लिए कैसी तैयारी की है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ईरान ने अब अपनी रणनीति बदल ली। ईरान की रणनीति अब बचाव की नहीं, आक्रामक। ईरान के पास दो ही रास्ते हैं, या तो खामनेई सरेंडर कर दें और या फिर अमेरिका के साथ जंग के लिए तैयार हो जाए। फिलहाल ईरान ने इन दोनों ही रास्तों की बजाय बीच का रास्ता अपना रहा है। ईरान ने अब मल्टी फ्रंट युद्ध योजना लागू की। माना जा रहा है कि अगर ईरान की आबादी वाले इलाकों पर हमला हुआ तो अमेरिका के सैन्य बेस पर मिसाइलों से हमला किया जा सकता है। अमेरिका के सैन्य बेस पर भूमिगत लॉन्चर्स में तैनात बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया जा सकता है। इसके अलावा प्रॉक्सी संगठन भी अमेरिका और इजराइल के लिए मुसीबत बन सकते हैं। ईरान के साइबर एक्सपर्ट्स अमेरिकी कमांड सेंटर पर साइबर अटैक कर सकते हैं, जिससे अमेरिका का सैन्य कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो जाएगा। ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकता है, जिससे दुनिया का गुस्सा अमेरिका के खिलाफ बढ़ सकता है। ईरान अमेरिका को लंबे युद्ध में उलझाना चाहता है ताकि अमेरिका को आर्थिक नुकसान, जैसा उसने अफगानिस्तान, इराक और वियतनाम युद्ध में उठाया, और अमेरिका ऐसे ही हालातों से बचना चाह रहा है। ईरान ने फारस की खाड़ी में अपने 2 ड्रोन कैरियर, 2 डिस्ट्रॉयर और 4 फ्रिगेट तैनात किए। साफ है कि ईरान जमीन से लेकर समंदर तक विपक्षी तैनात की।
ईरान के आक्रामक रुख की पुष्टि उसके प्रोपेगेंडा वीडियो से भी होती है। ईरान ने अब तक यूएसएस अब्राहम लिंकन को नष्ट करने का एआई वीडियो जारी किया। एक और वीडियो में कई बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च होती दिखाई दी। ईरान ने समंदर में स्मार्ट माइंस और स्पीड बोट्स तैनात की। माइंस समंदर में ज्यादा गहराई पर नहीं होती, जो अमेरिकी डिस्ट्रॉयर और दूसरे जहाजों को नुकसान पहुंचा सकती है। इनके अलावा ईरान के आत्मघाती ड्रोन भी अमेरिका के लिए मुसीबत बन सकते हैं। ईरान ने अपनी मिसाइल खुर्रमशहर को भी एक्टिव कर दिया। उसे एक अंडरग्राउंड मिसाइल लॉन्चर में लोड कर दिया गया। खुर्रमशहर 4 ईरान की बेहद खतरनाक ये तेल अवीव तक महज 10 मिनट में पहुंच सकती है, क्योंकि इसकी स्पीड करीब 1200 किलोमीटर प्रति घंटे होती है और उसकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर है। खुर्रमशहर 4 मिसाइल 1800 किलोग्राम का वॉरहेड लेकर हमला कर सकती है। साफ है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान की सेना पलटवार के लिए पूरी तरह तैयार। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन अमेरिका और इजराइल में जबरदस्त तबाही ला सकते हैं। ईरान की मिसाइलें कितनी खतरनाक हैं, यह अंदाजा पिछले साल जून में हुई जंग के दौरान इजराइल को मिल ही चुका है। ऐसे में इस बार जंग कितनी खतरनाक होगी इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और वही ईरान के खिलाफ ट्रंप का टैरिफ एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां ईरान के साथ कारोबार करने वालों पर टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया गया है। अमेरिका ने 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये सब कुछ तब हुआ है जब ये वार्ता चल रही ओमान मस्कट में, और उसके तुरंत बाद जैसे ये वार्ता खत्म होती है, ये ऐलान किया जाता है कि कारोबार जो भी ईरान के साथ कर रहा है उन सब पर टैरिफ लगाया जाएगा। कितना टैरिफ लगाया जाएगा? ये टैरिफ 25% लगाया जाएगा। ये ऐलान किया गया, खासकर जो तेल कारोबार करते हैं उन पर यह शिकंजा कसा गया है। ईरान के साथ जो तेल का व्यापार करते हैं उन पर भी ये शिकंजा कसा गया है। तेल कारोबारियों पर शिकंजा कसते हुए 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि एक तो बातचीत फेल रही है, बिल्कुल फेल रही है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर बातचीत के टेबल पर सब कुछ ठीक होता तो उसके तुरंत बाद इस तरीके से कार्रवाई करते हुए अमेरिका ने 25% टैरिफ नहीं लगाया होता। लेकिन 25% टैरिफ का ऐलान तभी किया जाता है जब मस्कट में ये वार्ता चलती है, उसके बाद ये वार्ता खत्म होती है। बाहर आते ही अब ये ऐलान किया जाता है ट्रंप की तरफ से कि हम 25% टैरिफ लगाएंगे उन तमाम देशों पर जो कि ईरान के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो ये अपने आप में समझने वाली बात है कि जो कुछ भी हुआ ओमान में मस्कट में, वो बिल्कुल भी ईरान के पक्ष में तो नहीं रहा। इसीलिए अमेरिका ने यहां पर अपनी मनमानियां शुरू करते हुए ये कह दिया है कि हम 25% टैरिफ लगाएंगे उन तमाम लोगों पर जो लोग व्यापार कर रहे हैं ईरान के साथ। अमेरिका की तैयारियां पूरी हो चुकी है। खामनेई को सत्ता से हटाने के लिए अमेरिकी प्रयास जारी है, लेकिन सवाल यह है कि खामनेई के बाद आखिरकार होगा कौन उनकी गद्दी पर। वो कौन कौन से नाम है, कौन कौन से चेहरे हैं, चलिए आपको इस रिपोर्ट में दिखा देते हैं।
अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारियां कर रहा है। खामनेई सरकार को बेदखल करने की तैयारियां की जा रही हैं। मस्कट में वार्ता तो हुई, सकारात्मकता के दावे भी किए गए, लेकिन कोई पुख्ता नतीजा नहीं दिख रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि अगर ईरान में तख्ता पलट हुआ तो खामनेई के बाद कौन सत्ता पर आएगा। सवाल ईरान के संबंध में है, लेकिन इसका जवाब अमेरिका में खोजा जा रहा है। अमेरिका में ईरान के कारोबारियों और प्रमुख लोगों का एक थिंक टैंक तैयार हो रहा है, जो ईरान के अगले चेहरे के बारे में सलाह दे सकता है। बताया जा रहा है कि ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर ने ईरानी अमेरिकी व्यापारियों का एक ग्रुप बनाया है, जो तख्ता पलट के बाद ईरान को संभालने पर सलाह दे रहा है। ये लोग संभावित ट्रांजिशन प्लान पर भी चर्चा कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक अमेरिका के मार-ए-लागो में ईरान की विपक्षी पार्टियों के नेताओं की बैठक हुई, यानी खामनेई के खिलाफ अमेरिका साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति अपना रहा है। अमेरिका ने दबाव बनाने की कोशिश की, सेना तैनात कर डराने का प्रयास किया और अब ईरान के लोगों को ही सरकार के खिलाफ खड़ा करने की तैयारी हो रही है कि खामनेई के बाद ईरान में कौन होगा। बताया जा रहा है कि ईरान के करीब 200 खिलाड़ी और अन्य प्रभावशाली लोगों ने अमेरिकी कांग्रेस को पत्र लिखा है और इन लोगों ने तख्ता पलट के बाद पहलवी का समर्थन किया। इस बीच खबर है कि ईरान की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। ईरान में डॉलर की कमी है, जिसकी वजह से ईरान को नोट छापने पड़े। रियाल की कीमत में गिरावट आई और वहां बेतहाशा महंगाई बढ़ गई। अब बताया जा रहा है कि ईरान के कई कारोबारी अब अपना पैसा दूसरे देशों में शिफ्ट कर रहे हैं, यानी ईरान के आर्थिक हालात पहले से ही कहीं ज्यादा खराब हो सकते हैं। एक और अमेरिकी सेना बॉर्डर पर डेरा डाले है, दूसरी ओर घरेलू फ्रंट पर प्रदर्शनकारी सरकार का विरोध कर रहे हैं। तीसरी ओर आर्थिक स्थिति खराब है, यानी ईरान सरकार बहुत मुश्किल में है। इसके बावजूद ईरानी सरकार ट्रंप की आंख में आंख डालकर जंग की धमकी दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब रूस यूक्रेन की बात करते हैं, जहां जानकारी है कि रूस का यूक्रेनी सेना पर बड़ा हमला देखने को मिला है। यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया गया है। क्रास्नोयार्स्क में ग्रेड MLRS से हमला किया गया है। ज़पोरिज़िया में रॉकेट से यूक्रेनी सेना को नुकसान पहुंचाया गया है। एक बार फिर से आपको खबर बता देते हैं कि रूस का यूक्रेन की सेना पर यह बड़ा हमला देखने को मिला है, जिसमें यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान का दावा भी यूक्रेन को लेकर के ये रशिया दावा करते हुए नजर आ रहा है कि उसने क्रास्नोयार्स्क में एक बड़ा हमला किया है और इसके लिए बाकायदा ग्रेड MLRS का इस्तेमाल किया गया है। रॉकेट से यूक्रेनी सेना को नुकसान पहुंचाया गया है। यह हमले की तस्वीरें जरा देख लीजिए कि किस तरीके से यह हमला किया गया और उसके बाद कहां-कहां पर यह नुकसान हुआ है। ये जो सैटेलाइट तस्वीरें आती है वो सब कुछ बयां कर देती है।
कि रशिया का हमला कितना बड़ा था और उसके साथ साथ यूक्रेन का नुकसान कितना बड़ा था। अब यूक्रेन का नुकसान हुआ है, ये तस्वीरें ये बता रही थी। ये तस्वीरें ये गवाही देती है कि किस तरीके से रशिया की तरफ से जो हमला किया गया उसमें यूक्रेन में जगह जगह तबाही के निशान देखे गए हैं। और इस तबाही के बीच में दावा यह किया जा रहा है रशिया की तरफ से, रूस की तरफ से, कि यूक्रेन को उसने भारी नुकसान पहुंचा दिया है। और सीधी सी बात है कि जब इतनी बड़ी आर्टिलरी का इस्तेमाल अगर किया जाएगा तो नुकसान होगा, और ये नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और दूसरी खबर यह है कि खार्किव में यूक्रेनी सेना का ड्रोन अटैक देखने को मिला है। यह खार्किव में यूक्रेनी सेना का ड्रोन अटैक देखने को मिला है, और खार्किव को लेकर के रशिया यह चाहता है कि यह उसका हो जाए पूरी तरीके से। रूस की सेना का टैंक तबाह करने का दावा यहां पर किया गया है। तबाह करने का जो दावा किया गया है उसके साथ साथ यह भी बताया गया कि FPV कामिकाज ड्रोन से यह हमला किया गया है, और यहां पर एक बड़ा नुकसान कर दिया गया। इसके साथ ही दो खबरें हैं कि एक तरफ हमला कार्नियरमिस्क में हुआ है और बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है रशिया की तरफ से यूक्रेन की सेना को, यूक्रेन के ठिकानों को। तो वही खार्किव को लेकर के भी यूक्रेन में अभी इसी तरीके से रशिया की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। ड्रोन अटैक किया गया है, रूस की सेना का टैंक पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। FPV कामिकाज ड्रोन का इस्तेमाल इसमें बाकायदा किया गया है ताकि इस जगह को तबाही से भर दिया जाए। खार्किव पर पूरी तरीके से जो अधिकार है वो रूस अपना चाहता है, इसलिए खार्किव को बार बार निशाना भी बनाता है। रूस से यूक्रेन युद्ध को 4 साल पूरे हो रहे हैं 22 फरवरी को। हर गुजरता दिन यूक्रेन में तबाही की नई दास्तां लिख रहा है, और अब यूक्रेन में तबाही से यूरोप भी टेंशन में है। उसे अपनी सुरक्षा की चिंता सताने लगी है, क्योंकि यूरोप लगातार इस युद्ध में मदद यूक्रेन को पहुंचा रहा है। अबू धाबी में वार्ता अटकी। डोनबास में बात नहीं बनी। रूस का गुस्सा फूटा। अबू धाबी में वार्ता का ठोस नतीजा नहीं निकला। दूसरे मुद्दों पर बात बनी, लेकिन डोनबास पर कोई बात ही नहीं हुई। जाहिर है कि इस नतीजे ने पुतिन को मौका दे दिया, और अब यूक्रेन में इसका ट्रेलर भी दिखने लगा है। ज़पोरिज़िया में भीषण बमबारी हुई और वो अंधेरे में डूब गया। डोनेट्स्क में रूस ने सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। कीव से लवीव तक ड्रोन से हमले हुए। कई जगह लोग अंडरग्राउंड शेल्टर में रहने को मजबूर हो गए। माना जा रहा है कि डोनबास के मुद्दे पर ट्रंप पुतिन का साथ दे सकते हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की 1 इंच जमीन भी देने के मूड में नहीं है। ऐसे में उम्मीद है कि डोनबास के मुद्दे पर नए सिरे से बातचीत शुरू हो सकती है, और इसे लेकर अमेरिका यूरोप पर दबाव भी बना सकता है। माना जा रहा है कि ट्रंप रूस पर लगे प्रतिबंध हटा सकते हैं। रूस के भीषण हमलों की वजह से यूक्रेन का एनर्जी सेक्टर तबाह हो गया है। यूक्रेन के कई इलाकों को महज 5 घंटे ही बिजली मिल पा रही है। कई जगह तो कंप्लीट ब्लैकआउट हो गया है।
यूक्रेन के इंजीनियर बिजली स्टेशन और लाइंस को ठीक करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन हर बार रूस फिर हमला कर देता है, जिससे मरम्मत के काम में मुश्किल आ रही है। हालांकि यूक्रेन भी रूस पर जबरदस्त अटैक कर रहा है। यूक्रेन की मिसाइलें और ड्रोन रूस पर कहर बनकर टूट रहे हैं। यूक्रेनी आर्मी ने बेलगोरोद में एक इन्फेंट्री के ऑयल टैंकर को निशाना बनाया, जबकि रोस्टोव में ऑयल पंप स्टेशन और कुश्क में गैस रिफाइनरी पर हमला किया गया, जबकि ब्रियांस्क में एक पावर स्टेशन पर अटैक किया गया। यूक्रेन मान रहा है कि रूस के हमले जल्दी नहीं रुकेंगे और रूस और सैनिक मिसाइलों से भी अटैक कर सकता है। लिहाजा यूक्रेन की सेना और सैनिक ठिकानों पर भी हमले कर रही है। यूक्रेन को पिछले करीब 4 साल से यूरोप मदद कर रहा है। यूरोप ने एक बार फिर यूक्रेन को मदद का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि पोलैंड ने यूक्रेन के लिए 507 करोड़ के आर्म्ड व्हीकल देने का ऐलान किया, जबकि मेग फाइटर जेट्स देने पर भी विचार किया जा रहा है। फिनलैंड यूक्रेन के लिए 460 करोड़ का हथियार पैकेज देने जा रहा है। इसके अलावा स्वीडन भी 1070 करोड़ रुपए का हथियारों का पैकेज देने जा रहा है। यूक्रेन को हथियारों की मदद करने के साथ ही यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए भी इंतजाम कर रहा है। हालांकि खबर यह है कि यूरोप के पास हथियारों की कमी है। यूरोप अमेरिका के बिना अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकता और ट्रंप रूस के खिलाफ यूरोप का साथ देंगे, इसकी उम्मीद बेहद कम लग रही है। आशंका है कि यूक्रेन के बाद अगले कुछ दिनों में ही रूस यूरोप के कुछ और देशों पर कब्जा कर सकता है। साफ है कि रूस यूक्रेन को बख्शने के मूड में नहीं है और उसके बाद यूरोपीय देशों पर भी पुतिन का गुस्सा फूट सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये युद्ध परमाणु युद्ध में भी बदल सकता है, क्योंकि यूरोपीय देशों के पास कम ही सही लेकिन परमाणु हथियार मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात करते हैं जापान की बढ़ती ताकत की। जापान की सेना ने एक ऐसा हथियार तैयार किया है जो बिना किसी धमाके के ही दुश्मन के ड्रोन को भस्म कर सकता है। वो कौन सा नया हथियार है, इस रिपोर्ट में देखिए। जापान का नया हथियार। न बम न बारूद, धमाका नहीं निशाना चूक। जापान दुनिया के सबसे तेजी से विकसित होते देशों में से एक है। दूसरे विश्व युद्ध में एटम बम की तबाही झेलने वाला परिणाम आज उसे कहीं पीछे छोड़ चुका है।
जापान की सेना नए हथियार विकसित कर रही है जो चीन से बढ़ती अदावत के दौर में बहुत जरूरी भी है, और वो भी तब जब चीन महाशक्ति बनने की रेस में दौड़ रहा है और अक्सर चीन की सेना से जापान का टकराव होता रहता है। चीन नए नए हथियार विकसित कर रहा है तो अब जापान ने भी एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार किया जिसका वार बेहद कारगर और निशाना अचूक होगा। जापान ने एक ऐसा लेजर वेपन तैयार किया जो लोहे का भी सीना चीर सकता है। इसकी क्षमता 100 किलोवाट बताई जा रही है। जापान ने नए लेजर वेपन सिस्टम का विकास और ट्रायल किया है। ये मेटल को भी चीर सकता है, यानी ड्रोन को पल भर में खाक में मिला सकता है। साफ है कि ये बिना बम बारूद के दुश्मन की ड्रोन आर्मी को भी नेस्तनाबूद कर सकता है। जापान ने करीब 1000 किलोवाट क्षमता के लेजर वेपन का सफल परीक्षण किया जो लोहे को काटने और ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। जापान के अधिग्रहण प्रौद्योगिकी और लॉजिस्टिक एजेंसी यानी ATLA ने कहा कि इस लेजर सिस्टम को जापान मरीन यूनाइटेड के एक शिपयार्ड में तैयार किया गया है। इसे 6200 टन वजनी ट्रायल शिप JS Asuka पर तैनात किया गया। हथियार प्रणाली को 2 40 फुट लंबे गुंबदनुमा मॉडल में फिट किया गया। लेजर वेपन विकसित करने वाला जापान अब अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के बाद गाइडेड एनर्जी वेपन सिस्टम विकसित करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। हालांकि चीन ने आधिकारिक तौर पर ऐसी किसी प्रणाली के विकास की पुष्टि नहीं की है, लेकिन 2024 में सोशल मीडिया पर सामने आई एक तस्वीर में उसके जहाज पर लेजर जैसा स्ट्रक्चर देखे जाने से अटकलें तेज हो गई थी। जापान का ये नया हथियार JS Asuka पर तैनात हो चुका है और अब इसका ट्रायल खुले समुद्र में शुरू करने की तैयारी की जा रही है। समुद्र में लेजर वेपन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जहाज के हिलने डुलने, हवा, नमी और वायुमंडलीय बिखराव जैसी बातें लेजर बीम की सटीकता और असर को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा गाइडेड वेपन सिस्टम को हर फायर करने के बाद दोबारा चार्ज होने में समय लगता है और इन्हें ठंडा रखने के लिए बेहतर कूलिंग सिस्टम और भारी मात्रा में इलेक्ट्रिक एनर्जी की जरूरत होती है। आमतौर पर फाइबर लेजर की कैपेसिटी 25 से 35% के बीच होती है, यानी कुल इनपुट ऊर्जा का केवल एक हिस्सा ही लेजर बीम में बदल पाता है। यही कारण है कि इन्हें जहाजों पर स्थायी रूप से तैनात करना एक मुश्किल काम माना जाता है। इन परीक्षणों का मकसद ये समझना होगा कि यह प्रणाली वास्तविक हालात में यह हथियार कितना भरोसेमंद होगा और क्या भविष्य में इसकी शक्ति बढ़ाकर इसे मिसाइल जैसे बड़े और तेज स्पीड से आते टारगेट के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जापान के इस नई हथियार प्रणाली में 10 अलग-अलग 10-10 किलोवाट की लेजर बीम को इंटीग्रेट करके 100 किलोवाट की एक शक्तिशाली किरण तैयार की जाती है। ये फाइबर लेजर तकनीक पर आधारित होती है, जिसमें दुर्लभ तत्वों से डोप की गई ठोस ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से प्रकाश को एम्पलीफाई किया जाता है। और विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि इंडिया डेली अब आपको स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।